हाय एवरीवन। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के हमारे पहले चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर मैंने सोर्सेज में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का टॉपिक था उसको आपके साथ डिस्कस किया। उस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जो हमारे सात चार सबसेक्शंस थे उनको डिस्कस किया कि किस प्रकार से पॉइंट्स की हेल्प से या फिर हमें आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस होती हैं उनके ज़रिए अलग अलग तरीके के एंशंट इंडिया के अंदर सोर्सेज के बारे में पता चलता है। हमारे इस पहले चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर मैं बात करूंगा साहित्यिक स्रोतों की यानी कि लिटरेरी सोर्सेज की। तो हम स्टार्ट करेंगे लिटरेरी सोर्सेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ये एक दूसरा ऐसा खंड है जिससे हम पता लगा पाते हैं कि देखिए इस इन साहित्यिक सोर्सेज के जरिए एंशियंट भारत के इस कालखंड के अंदर ये आपके इवेंट्स हुए। जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो देखो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स इसको माना जाता है जिससे हम अपने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे सबसे पुराने या फिर सबसे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करूं या फिर हैंड रिटन मटेरियल्स की बात करूं भारत के अंदर, तो आप उसको 4th सेंचुरी एडी से पुराना नहीं देखते हैं। और उसको जो पाया गया सेंट्रल एशिया में। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 4th सेंचुरी एडी से ओल्डर देन हमें अपने ये जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर हाथ से लिखे हुए जो मटेरियल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद में अलग अलग प्रकार की आपके लिटरेरी सोर्सेज से हमें अपने एंशियंट इंडिया के बारे में कुछ ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जो पाम के पेड़ की पत्तियां हुआ करती थी उन पर कुछ चीजें लिखी हुई प्राप्त हुई। ठीक है। जो शीप की लेदर हुआ करती थी या फिर कुछ लकड़ियों के बने हुए ना टैबलेट्स हुआ करते थे उन पर चीजें लिखी हुई प्राप्त हुई जिसके आधार पर हम ये कह पाए कि ये हमारे पास सबसे पुराने प्राप्त लिटरेरी सोर्सेज में से एक है। अब क्या है ना, जब मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ साहित्य की बात कर रहा हूँ तो इसको भी ना कई प्रकार में क्लासिफाई कर सकता है। जैसे कि एक आप क्लासिफाई कर पाओगे रिलीजियस लिटरेचर में, तो मैं यहाँ पर पहली चीज जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ रिलीजियस लिटरेचर और दूसरी लिखूंगा सेक्युलर लिटरेचर। यानी कि एक आपकी ऐसी साहित्यिक रचनाएं जहां पर कुछ रिलीजियस पैटर्न्स थे जो एक धर्म के बारे में प्रमोट करते हुए आपको नजर आते हैं, और कुछ ऐसी रचनाएं भी नजर आएंगी जहां पर किसी धर्म के बारे में जिक्र नहीं होगा, सिर्फ उस समय पर दिखने वाले मनुष्य के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि उस समय का जो मनुष्य था वो क्या क्या किया करता था, किन किन चीजों पर उनका ध्यान रहा करता था। तो चलो फिर शुरू करते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे रिलीजियस लिटरेचर का, जिसको अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया। जैसे ही मैं रिलीजियस लिटरेचर की बात करता हूँ तो आपको किसके बारे में पता चलता है? वैदिक लिटरेचर के बारे में पता चलता है आपको, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पता चलता है, या फिर आपको जैनिज्म से संबंधित जो लिटरेचरिक रचनाएं हैं उनसे पता चलता है, या फिर इन तीनों की तीनों रिलीजियस लिटरेचर के जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर्स हुआ करती थी उससे हमारे एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और इसी से आपको ये पता चलता है कि जो हमारे देश के अंदर सोशल कल्चर हो या फिर कल्चरल कंडीशंस हो वो किस प्रकार से हुआ करती थी। लेकिन इन रचनाओं से ना हम समय का, जगह का, यानी कि किस समय की ये बात है, किस जगह की ये बात है, उस कॉन्टेक्स्ट को कहीं न कहीं निकालने में काफ़ी ना डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। तो रिलीजियस लिटरेचर में ना सबसे पहले मैं ये पहला वाला पॉइंट उठा लेता हूँ, वैदिक लिटरेचर वाला। जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर पता चलती है कि भई जो पॉलिटिकल या फिर सोशल या फिर इकोनॉमिक लाइफ़ हुआ करती थी, किसकी? आर्यन्स की। इसके बारे में पता चलता है। और इसके अलावा जो आर्यन्स और नॉन आर्यन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, हमें उसके बारे में पता चलता है। अब इसी वैदिक लिटरेचर के अंदर मैं इसके कुछ सबखंड आपके साथ डिस्कस करूंगा।
जैसे कि सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा पुराण्स। देखो जब हम पुराणों की बात करते हैं, अभी वैदिक एज वाला टॉपिक आपका आएगा क्योंकि ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमारा डिस्कशन का जो आधार है वो क्या है कि हम सोर्सेज जानें। तो बस मैं एक ऊपर-ऊपर जानकारी दे रहा हूँ कि एंशिएंट भारत के इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास जो एंशिएंट सोर्सेज हैं वो क्या-क्या हैं। और जब यहाँ पर मैंने पुराण का ज़िक्र किया है तो देखो इसमें आपको मिथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये पुराणों से आपको प्राप्त होती है। पुराणों का अगर ज़िक्र किया है तो आप लोगों से ना एक सवाल पूछा जाता है कि भैया बताइए कि कितने नंबर ऑफ पुराण्स को आप एग्जिस्टेंस में देखते हैं? तो आपको 18 पुराणों के बारे ही एग्जिस्टेंस की याद रखनी है। जो कि अ, एक प्रकार से वैष्णवली का जो एक जेनेरोलॉजिकल रिकॉर्ड है उसके बारे में आपको आइडिया देता है। जो काली युग हुआ करता था उसके बारे में आपको आइडिया देता है। काफ़ी यूज़फुल है। अगर हमें अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ना है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें ना कुछ पुराण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वायु पुराण की बात होती है, स्कंद पुराण की बात होती है, मत्स्य पुराण की बात होती है, विष्णु पुराण की बात होती है। तो कुल मिलाकर इन पुराणों के ज़रिए हमें हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो मैंने इसको लिटरेरी सोर्सेज़ के रिलीजियस लिटरेचर के अंदर वैदिक लिटरेचर में पुराण के रूप में आपको डिस्क्राइब किया। ऐसे ही वैदिक लिटरेचर में पुराणों के बाद की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें आपको कौन सी चीज नजर आएगी? महाभारत और रामायण। मैं यहाँ पर दूसरी चीज लिखता हूँ, महाभारत एंड रामायण। तो ये दो ऐसे महाकाव्य महाभारत और रामायण के रूप में हमें नजर आते हैं जिनको लगभग 400 ईडी के समय में कंपाइल किया गया होगा। और महाभारत को काफी ओल्डर कहा जाता है, जो कि जो स्टेट अफेयर्स हुआ करते थे 10th सेंचुरी बीसी के, उनके बारे में आपको आइडिया देती हैं। तो ये क्या है, दो ऐसे वैदिक लिटरेचर के अंदर आने वाले आपके सोर्सेज हैं जिसको उस समय के काफी बड़े पैटर्न के बारे में आपको आइडिया लगता है। रामायणा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है उसमें 12,000 से ज्यादा आपको वर्सेस छंदों का नजर आना देखने के लिए मिलता है। इसमें बाद में जैसे जैसे करके डेवलपमेंट होता है तो 12,000 से वो वर्सेस की संख्या 24,000 हो जाती है। और इसको महाभारत से बाद में, मतलब बाद के समय में कंपोज किया गया था। तो रिलीजियस लिटरेचर के अंदर, वैदिक लिटरेचर के अंदर मैंने पुराणों को एक आपको लिटरेरी सोर्सेज का जरिया बताया। मैंने महाभारत और रामायण जैसे जो आपके महाकाव्य हैं उनको आपको एक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का एक जरिया बताया। उसके बाद दूसरी चीज हमारे सामने क्या है? जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखो जब हम रिलीजियस बुक्स की बात करते हैं जिनका संबंध जैनिज्म से या फिर बुद्धिज्म से है, उससे भी आपको हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज और अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि जब हम अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं ना, तो वहां से आपसे एक सवाल पूछता है कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा गया था कौन सी लैंग्वेज में? तो वहां पर आपको लैंग्वेज याद रखनी है, पाली लैंग्वेज। ये एक सवाल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मैन की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी मगध के अंदर या फिर साउथ बिहार के अंदर, वो पाली लैंग्वेज को ही जनरली लोग रेफर करते हैं। फिर इस लैंग्वेज को फाइनली कंपाइल करा जाता है कहाँ पर? श्रीलंका में। सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास इसको कंपाइल किया गया। जब मैं बुद्धिज्म के बारे में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको कई सारी काउंसिल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। उन काउंसिल्स के कुछ कुछ उनकी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। वो जो काउंसिल्स हुआ करते थे इन धर्मों से संबंधित, वहां पर बड़े बड़े लिटरेरी सोर्सेज को लिखा गया इन धर्मों से संबंधित, जो इनके बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे उनके द्वारा। तो ये जो मैं आपसे बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात कर रहा हूँ, ये जो लिटरेचर्स हैं, जैसे कि बुद्धिज्म की अगर मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, जो अर्लियर आपकी बुद्धिस्ट लिटरेचर थी जिसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया, ये हमें सिर्फ भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में नहीं बताता है। इवन ऐसे जितने भी राजा हुआ करते थे जिन पर भगवान बुद्ध का प्रभाव हुआ करता था, जिन्होंने रूल किया था, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे नॉर्थन बिहार के अंदर आपको कुछ डायनेस्टीज नजर आएंगी, मगध का हम जिक्र करेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न भाग में आपको कई सारे ऐसे किंग्स नजर आएंगे जिनका प्रभाव या फिर जिन पर प्रभाव आपको बुद्धिज्म का नजर आएगा। तो उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के द्वारा भी हमें अपने उस एंशिएंट टाइम के
बारे में पता चलता है। बुद्धिज्म का ज़िक्र कर रहे हैं तो आपको जातक कथाओं या फिर जिसको जटाकास कह दिया जाता है, इनका रेफरेंस मैं आगे दूँगा। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ हुआ करती थी, उनकी बर्थ स्टोरीज़ के बारे में इसमें ज़िक्र देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कई सारी रिलीजियस टेक्स्चर्स आप लोगों को लिटरेरी सोर्सेज़ के रूप में नज़र आती हैं, जो कि एंशिएंट इंडिया के इतिहास के बारे में हमें आइडिया लगाती है। तो ये हमने किसका डिस्कशन किया है अभी तक? रिलीजियस लिटरेचर का। दूसरी तरफ था सेक्युलर लिटरेचर। अब मैं एक बार आपको सेक्युलर लिटरेचर पर थोड़ा-सा ज़िक्र कर देता हूँ। सेक्युलर लिटरेचर। देखो जब हम सेक्युलर क्लास ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बात होती है जैसे कि कुछ लॉ बुक्स होती हैं, कानून संबंधी कुछ किताबें होती हैं, जिनको कहा गया धर्मसूत्र। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, लॉ बुक्स के रेफरेंस में जिनका नाम यूज़ होता है, वो होता है धर्मसूत्र। इसके अंदर किसी भी प्रकार की आस्था या फिर आपको कोई इस प्रकार का रेफरेंस नहीं मिलेगा जो कि आपको एक रिलीजियस वे दिखाएं। ऑब्वियसली सेक्युलर लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात होंगी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लॉ बुक्स होंगी ये, यहाँ पे धर्म सूत्र की हम बात करते हैं। आपने स्मृतिज के बारे में सुना होगा, आपको अलग अलग राजाओं की बायोग्राफीज देखने के लिए मिलेंगी। कई सारे प्लेज परफॉर्म किए जाते थे, ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। साउथ इंडिया के अंदर आपको अलग प्रकार के लिटरेचर मिलती है जो कि किसी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको वो एक रेफरेंस देती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। जैसे साउथ इंडियन लिटरेचर की मैंने बात करी है ना, उसको कहा गया संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, तो ये मैंने आपसे बात करी है किसके बारे में? सेक्युलर लिटरेचर के बारे में। जैसे कि मैं धर्म सूत्रों की बात कर रहा हूं, इसको लगभग 500 से 200 बीसी के बीच में आई थिंक कंपाइल करा गया था। और ऐसे ही मैंने धर्मशास्त्र के अलावा आपको एक और नाम बताया था, वो किसका था? स्मृतिज। तो मैं यहाँ पर एक और नाम लिख देता हूँ, स्मृतिज का। तो स्मृतिज को कोडिफाई किया गया था फर्स्ट 6th सेंचुरी, जो कि क्रिश्चियन एरा से संबंधित है। कई सारी वहां पर इस स्मृतिज के अंदर के आपकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट वर्ण कौन कौन से हैं, अलग अलग राजाओं के टाइम पे जो हुआ करते थे उनके बारे में आइडिया मिलता है। इन्हीं स्मृतिज और धर्म सूत्रों के अंदर आपको रूल्स नजर आते हैं कि भाई इन रूल्स के जरिए जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी कैसे हो सकती है। उस उन रूल्स के बारे में बात होती है कि किसी जमीन को आपको किसी को बेचना है या फिर इनहेरिट करना है, ये आपको यहाँ पर नजर आते हैं लिखे हुए। पनिशमेंट कौन कौन से होंगे, अगर कोई व्यक्ति किन किन अलग अलग प्रकार के अपराधों को लेकर गिल्टी है तो उनको किस प्रकार की सजाएं दी जाएंगी, अगर उसने चोरी करी है तो कौन-सी सज़ा दी जाएगी? अगर उसने किसी को असॉल्ट किया है तो कैसी सज़ा दी जाएगी? तो ऐसी बातें किसके अंदर लिखी गई? तो इन्हीं धर्म सूत्रों के अंदर लिखी गई या फिर स्मृतिज़ के अंदर लिखी गई। अब यहाँ पर क्योंकि लॉ बुक्स की बात हो रही है, आप लोग मुझे बताइए कि इम्पोर्टेंट लॉ बुक जो कि कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई, नाम क्या था उसका? अर्थशास्त्र। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य जी के द्वारा जो लिखी गई थी और इसको कई सारी बुक्स में डिवाइड किया गया। इसको 15 बुक्स में डिवाइड किया गया है। अ, इस 15 बुक्स में जो इसका सेकंड और थर्ड है, उसको कहीं न कहीं शुरुआती दौर के बारे में आपको रेफ़र किया जाता है। ये बाकी की जो है फाइनल जो फ़ॉर्म कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में है, उसको बाद में लिखा गया, जो बाद में मौर्यास के आपके लोग आए, उनकी इकोनॉमीज़ के बारे में, उनकी सोसाइटीज़ के बारे में लिखा गया। ठीक है? जैसे मैंने कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र के बारे में कहा कि ये भी एक प्रकार की लॉ बुक है और इससे भी आपको सेक्युलर लिटरेचर के अंदर, हमारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऐसे ही और भी लोग थे, जैसे कि कालिदास। मैं यहाँ पर और भी लोगों के नाम लिखता हूँ, कालिदासा, बाणभट्टा, ऐसे कई सारे नाम हैं, ऐसे कई सारे नाम, जिनके बारे में आपको जब पता चलता है, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में पता चलता है, तो हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चलता है, उस इतिहास के बारे में पता चलता है।
जैसे कि मैंने बाणभट्ट की बात करी, बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट रचना है, उसका नाम था हर्षचरित। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हर्षचरित। देखो ये सारा का सारा डिस्कशन आपके साथ मैं आगे भी करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं सोर्सेज का जिक्र कर रहा हूँ तो एक ऊपर ऊपर से आपको आइडिया देता चल रहा हूँ कि भाई इन इन रचनाओं के अंदर आपको एंशंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो इस सेक्युलर लिटरेचर के अंदर हमने लॉ बुक्स देखी, संगम लिटरेचर की बात करी, अर्थशास्त्र कालिदास जी की रचनाएं, बाणभट्ट जी की रचनाएं। इसके अलावा एक और नाम मैंने आपसे यूज किया था, वो था संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि ये वो रचनाएं होंगी जिनको साउथ इंडिया में कंपाइल किया गया। इसमें शुरुआत में जो अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट हुआ करते थे उनको रखा गया। लगभग 2300 साल पहले की जितनी भी असेंबली हुआ करती थी, जो 2300 साल पहले साउथ इंडिया के अंदर असेंबली हुआ करती थी ना, बड़े बड़े जो पोइट हुआ करते थे, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनको कहा जाता था संगम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संगम। ये संगम क्या है, असेंबली है जहां पर बड़े बड़े पोएट विद्वान ये मिलकर बैठा करते थे, और वहां पर आपके इन संगम टाइम के अंदर जो डिस्कशंस होते थे उनके उन डिस्कशंस से जो आपकी बुक्स निकलती है उन्हीं को संगम लिटरेचर का नाम दिया गया। इन संगम लिटरेचर से आपको जो एक प्रकार से साउथ इंडिया है, उस साउथ इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों की सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चलता है, इसी संगम लिटरेचर के अंदर। तो मैंने ये संगम लिटरेचर का जिक्र भी किसमें किया है आपसे, आपके सेक्युलर लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज में यानी कि साहित्यिक रचनाओं में एक तो हमारे पास हो गया कि रिलीजियस लिटरेचर, एक हमारे पास हो गया आपका सेक्युलर लिटरेचर। ऐसे ही मैंने आप लोगों के साथ जब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था तो मैंने कहा था कुछ फॉरेन अकाउंट्स, यानी कि विदेशी बड़े बड़ी जो आपकी सभ्यताएं हुआ करती थी या फिर बड़े बड़े जगह हुआ करती थी, वहां से कई सारी चीजें निकल कर आई। अगली चीज जो मैं जिक्र करूंगा वो करूंगा फॉरेन अकाउंट्स का। फॉरेन अकाउंट्स, जैसे ही मैंने फॉरेन अकाउंट्स लिखा तो इसमें कौन कौन सी चीजें नजर आ जाएंगी। देखो जब हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करते हैं तो आपने कई सारे नाम सुने होंगे, आपने ग्रीक्स के बारे में सुना होगा, आपने रोमन्स के बारे में सुना होगा, आपने अरब्स के बारे में सुना होगा, आपने चाइनीज के बारे में सुना होगा। ग्रीक्स, रोमन, अरब, चाइनीज ये विजिटर्स आया करते थे इंडिया। कोई एक सेलर के रूप में आ रहा है, कोई ट्रैवलर बन के आ रहा है, कोई अपने धर्म का प्रचार करने आ रहा है। तो जब ये भारत आते थे तो ये ना अपने भारत में जो इन्होंने चीजें देखी, जो घटनाएं देखी, उनकी डिटेल्स छोड़कर जाते थे, उनकी डिटेल्स को अपने द्वारा लिखी गई रचनाओं में व्यक्त करते थे। जिसके सबसे पहले मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ आपके ग्रीक और रोमन सोर्सेस को, इनको दोनों को एक साथ ही ले लेता है। जब हम ग्रीक और रोमन ऑथर्स की बात करते हैं ना, जैसे कि आपको आगे चल के ना एक नाम सुनने मिलेगा मैगस्थनीज, तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ मैगस्थनीज का। और भी कई सारे नाम है, भी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं सारी चीजें लिख दूंगा। एक डियोडोरस का और नाम याद रखिएगा। तो ये क्या है, ऐसे लोग हैं जो कि भारत आए, भारत में रहे, भारत में जो जो इन्होंने देखा, उन देखी हुई चीजों को इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। ऐसे ही ना एक ग्रीक राइटर हुआ करते थे, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, हेरोडोटस। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, ये ग्रीक राइटर थे, इनका नाम था हेरोडोटस। ये जो ग्रीक राइटर है हेरोडोटस, ये कभी इंडिया नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स इन्होंने लिखी, उनके अंदर इन्होंने अपने जो पर्शियन एम्परर्स के बारे में जिक्र किया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर
रूल किया करते थे या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जिन्होंने आकर कॉन्केस्ट की, उनके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर रेफरेंस दिया। कई टाइम तक जितने भी बड़े-बड़े इनके एम्परर रहे, आगे हम पढ़ेंगे। एक डारियस बहुत बड़ा पर्शियन एम्परर हुआ करता था। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, डारियस। ये एक पर्शियन एम्परर था। इसके बारे में ज़िक्र आपको देखने के लिए मिलेगा। कई सारे ऐसे नाम आपको नज़र आते हैं, जिनके द्वारा लिखी गई रचनाओं से हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है तो आप लोगों ने आपके एग्ज़ाम्स में एक सवाल सुना होगा, इंडिका। ये किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज़ के द्वारा लिखी गई। तो ये जो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था और इसने यहाँ पर जो-जो चीज़ें देखी, उनको अपनी इस पुस्तक के अंदर लिखा कि भई देखो भारत के इस मगध एम्पायर के इस राजा के टाइम में जो सोशल क्लासेस हैं वो कैसी हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे चलती हैं। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं इन फॉरेन अकाउंट से। ऐसे ही ये तो मैंने ग्रीक रोमन्स की बात कर दी। एक मैंने यहाँ पर नाम लिखा है चाइनीज़ का, चाइनीज़ सोर्सेज़। कई सारे बड़े-बड़े ऐसे ट्रैवलर जिसमें से कुछ नाम जैसे फ़ाहिन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है जो कि 5th सेंचुरी एडी के अंदर भारत में विज़िट करता है। एक और नाम सुनेंगे ह्वाइनसंग, ह्वाइनसंग। ये ऐसे ट्रैवलर थे जो कि बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते थे और ये चाइना से भारत ट्रैवल करता है। बुद्धिज़्म को स्टडी करना चाहते थे। जब मैं फ़ाहिन की बात करता हूँ जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, ये भारत में जब ये आए तो इन्होंने जितने भी सोशल, रिलीजियस या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस भारत में देखी, उनको इन्होंने अपनी पुस्तक अपने द्वारा लिखी गई रचनाओं में व्यक्त किया। ऐसे ही एक और नाम मेरे को याद आ रहा है आइत्संग, आइत्संग, आइत्सिंग है, संग नहीं आइत्सिंग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो आइत्सिंग है ये आपका 7th सेंचुरी के करीब में आता है और हर्षवर्धन उस टाइम पर रूल कर रहे थे भारत में बड़े प्रोमिनेंट रूलर के रूप में नज़र आते हैं हर्षवर्धन। उनकी डेथ हुई थी, तो उस डेथ के बारे में आइत संघ ने भी चर्चा करी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, उनके सोर्सेज़ क्या-क्या हैं। अब जैसे ये अरब्स हैं, अभी इनका भी रह गया है, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब अरब्स की बात होती है, तो कई सारे अरब अरब राइटर्स हुए। इसमें एक इम्पोर्टेंट राइटर का आपको नाम याद रखना है, वो है सुलेमान, सुलेमान। ये एक बड़े राइटर हैं। ऐसे ही और भी राइटर्स हुआ करते थे। तो इन अरब राइटर्स जैसे अल बरूनी एक इम्पोर्टेंट नाम है, एक और नाम लिख देता हूँ। अल बरूनी, ठीक है? ये फेमस है, इनके बारे में आगे बहुत चर्चा करेंगे हम। तो इनसे भारत के अंदर जो भी चीज़ें हुई, इन्होंने किताबें लिखी, जैसे कि अल बरूकी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था तारीख़-ए-हिंद। इन साहित्यिक रचनाओं के अंदर से ही हमें क्या पता चलता है, भारत के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इतिहासकारों के बारे में, जो कि मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं और वो मॉडर्न हिस्टोरियंस हमें बताते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। जैसे कि थोड़ा-सा डिस्कशन इस पर करते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। तो इस पर आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। देखो, जब हम पहली बुक की बात करते हैं जिसको ईस्ट इंडिया के द्वारा ट्रांसलेट कराया गया था इंडिया के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मनुस्मृति। मनुस्मृति। तो पहला फैक्ट आपका यहाँ से क्या बन जाएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से आप उस पुस्तक का नाम बताइए जो कि पहली पुस्तक थी जिसको ट्रांसलेट कराया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में, वो थी मनुस्मृति, ठीक है? और अंग्रेजों ने इसको पब्लिश भी किया था 1776 में, इसको एक अलग टाइटल दिया गया था,
जहाँ पर जो जेंटू लॉज हुआ करते थे उससे रिलेटेड, मतलब एक अलग टाइटल के नाम से दिया था। ठीक है, उस व्यक्ति का अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। आपको जो पीडीएफ दूंगा वहां पर ये वाला भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि मनुस्मृति को ट्रांसलेट जो करा गया, किस नाम से किया गया और किसने किया, उसका जिक्र मिलेगा। लेकिन 1776 के अंदर पहली इंडियन एंशियंट लिटरेचर को ट्रांसलेट करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, और जो लिटरेचर को ट्रांसलेट करा गया वो कौन थी मनुस्मृति। इसके अलावा जब मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के शुरुआती दौर में एक सवाल पूछा जाता है। वो सवाल क्या कहता है? वो आपसे ना एक सोसाइटी के बारे में बात करेगा, वो थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको ना स्थापित करा गया था कब? 1784 में। और जिसके द्वारा इस सोसाइटी को स्थापित किया गया था, प्लीज उसको भी याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स। देखो इनका नाम ना आपको आगे भी सुनने मिलेगा, लेकिन अभी हम क्योंकि सोर्सेज का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वो मॉडर्न हिस्टोरियंस के हम नाम जान रहे हैं जिनके द्वारा एंशंट इंडिया के आपको कई सारे रेफरेंसेस इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं से मिलता है। कलकत्ता के अंदर जिस एशियाटिक सोसाइटी को आप स्थापित होता हुआ देख रहे हैं, इसी सोसाइटी ने एक इंपॉर्टेंट रचना, कौन सी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूं, शकुंतलम। मैंने स्पेलिंग हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो। ऐसे ही भगवत गीता हो, जो कि कृष्ण जी से संबंधित है, इन सभी सभी रचनाओं को इन्होंने क्या करा? ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको नाम सुनने मिलेंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे पंडूरम वमान कनेन, उनके द्वारा कुछ चीजें करी गई। एक आरसी मजूमदार का नाम आप बहुत ज्यादा सुनोगे, उनके द्वारा लिखी गई थी एक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। उसमें जो हमारे देश के अंदर एक प्रकार से पुनर्जागरण हुआ था भारतीय प्राचीन इतिहास का, उसको काफी डिस्क्रिप्टिव मैनर में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऐसे नाम आप लोगों को यहाँ पर बताने जरूरी हैं जिनका संबंध हमारे प्राचीन भारत से है, और इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं से हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये पहला चैप्टर था यार। इसमें देखो उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं अपने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को जब आपके साथ डिस्कस करूंगा, या फिर बाकी के सब्जेक्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को ए टू जेड सारी चीजें मिलेंगी। प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आपको फिर अच्छे से रीड आउट करना है। क्लास में आपको एक रेफरेंस मिल जाएगी कि क्या क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ के जरिए आप और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन होता हुआ देखेंगे क्लास के बाद आपके रिवीजन के लिए। तो ये था आपका पहला चैप्टर। और अगला जो चैप्टर होगा वो होगा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। तो मैं यहाँ पर सेकेंड चैप्टर का नाम लिखकर खत्म करूंगा, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि जो शुरुआत का ह्यूमन हुआ करते थे वो स्टोन से संबंधित थे, बहुत सारी बातें करेंगे। हम हिस्ट्री को फिर ना स्टोन एज के अंदर डिवाइड करेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका स्टोन एज आ जाएगा, फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आएगा, फिर हिस्टोरिकल पीरियड आएगा। तो जो स्टोन एज के अंदर आपका मैं पूरा का पूरा समय का डिवीजन करूंगा ना, उसको पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में डिवाइड करके बताऊंगा। तो ये बातें करेंगे हम सेकेंड चैप्टर में। इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।